नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर की बात करने वाले हैं। सिर्फ 7 साल, लेकिन इन 7 सालों ने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। ये एक ऐसा वक्त था जहां उम्मीद भी थी और बंटवारे की नींव भी पड़ रही थी। तो कहानी शुरू होती है 1906 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी एक बुलंद आवाज में मांग करते हैं स्वराज, यानी सेल्फ रूल। और ये कोई दबी हुई आवाज नहीं थी, ये एक शक्तिशाली एकजुट पुकार थी जो पूरे देश में गूंज गई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बाहर से जो एकता दिख रही थी, अंदर कहानी कुछ और ही थी। स्वराज चाहिए, इस पर सब एक मत थे। पर कैसे? इस सवाल पर दो बिल्कुल अलग अलग सोच पनप रही थी। और यहीं से कांग्रेस के अंदर बंटवारे की पहली बड़ी दरार पड़नी शुरू हो गई। एक तरफ थे नरमपंथी, जो मानते थे कि संवैधानिक तरीकों से, बातचीत से, याचिकाओं से धीरे धीरे सुधार होगा। और दूसरी तरफ थे गरमपंथी, जिनका साफ मानना था कि स्वराज कोई भीख नहीं है जो मांगने से मिलेगी। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे छीनना पड़ेगा। तो ये सिर्फ तरीकों का फर्क नहीं था, ये पूरी की पूरी सोच का टकराव था। और ये जो वैचारिक टकराव था ना, ये 1907 में आकर मानो फट पड़ा। एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन में एक ऐतिहासिक फूट डाल दी। एक ऐसा बिखराव जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाना था। सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनेगा, इस बात पर मामला इतना बिगड़ा कि सालों से सुलग रहा तनाव भड़क उठा। और नतीजा, कांग्रेस, जो उस वक्त आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा थी, वो दो टुकड़ों में टूट गई। जाहिर है, इस फूट ने आंदोलन को बहुत कमजोर किया और अंग्रेजों को अपनी पकड़ और मजबूत करने का एक सुनहरा मौका दे दिया। तो असल में बात सिर्फ कुर्सी की या किसी व्यक्ति की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सवाल तो कहीं ज्यादा गहरा था। सवाल ये था कि आजादी का रास्ता कौन सा है, बातचीत का या फिर टकराव का। ये कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा को लेकर ही एक बुनियादी मतभेद था। अच्छा, अब कहानी में एक और मोड़ आता है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में उलझी हुई थी, ठीक उसी वक्त भारतीय राजनीति के मंच पर एक बिल्कुल नई आवाज, एक नया संगठन उभर रहा था। ये साल था 1906, दिसंबर का महीना, और ढाका में आगा खान तृतीय और नवाब सलीमुल्लाह खान जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नींव रखी। शुरू में लीग का फोकस ब्रिटिश प्रशासन के साथ मिलकर काम करने पर था, ताकि मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके। और फिर 1908 के अमृतसर सेशन में लीग ने एक ऐसी मांग रखी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। मांग थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की। एक ऐसी मांग जो जल्द ही मान भी ली गई और जिसने भारत की राजनीति की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और इसी मांग का नतीजा था 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। यह महज एक कानून नहीं था, यह एक ऐसा कानून था जिसने बंटवारे को, कह सकते हैं, एक कानूनी शक्ल दे दी। इसने कागज पर एक लकीर खींची जो सीधे दिलों तक जा पहुंची। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट था क्या? सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम सीटों के लिए जो उम्मीदवार खड़े होंगे, उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट देंगे। सोचिए, ये पहली बार था जब भारतीय राजनीति को इस तरह सीधे सीधे धर्म के आधार पर बांटा जा रहा था। इसका असर बहुत गहरा और फौरन हुआ। इसने एक तरह से आधिकारिक तौर पे कह दिया कि मुस्लिम समुदाय एक अलग राजनीतिक पहचान है, जो बाकी भारतीय राष्ट्र से अलग है। और इसने उस विचार को हवा दी कि भारत एक देश नहीं, बल्कि कई अलग अलग समुदायों का मजमुआ है। महात्मा गांधी ने तो इसे बहुत ही सख्त शब्दों में कहा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता के लिए एक विनाशकारी झटका माना। उनके लिए ये कोई सुधार था ही नहीं, ये देश को तोड़ने की साजिश की शुरुआत थी। जवाहरलाल नेहरू का भी यही मानना था। उन्होंने कहा कि इस कानून ने तो समुदायों के चारों ओर राजनीतिक दीवारें खड़ी कर दी हैं, उन्हें बाकी भारत से अलग कर दिया है, और ऐसा करके एकता के लिए जो सदियों से कोशिशें हो रही थीं, उन सब पर पानी फेर दिया है। तो अब माहौल कैसा है? एक तरफ कांग्रेस टूटी हुई है, दूसरी तरफ राजनीति में धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है। और इसी राजनीतिक बेचैनी के बीच 1911 में अंग्रेज एक बहुत बड़ा शाही तमाशा करते हैं, दुनिया को अपनी ताकत और अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए। जगह थी दिल्ली, मौका था दिल्ली दरबार का। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए थे और इस ग्रैंड इवेंट में उन्होंने स्थिरता और गुडविल का संदेश देने के लिए दो बहुत बड़ी घोषणाएं की।
पहली घोषणा थी बंगाल के विभाजन को रद्द करना, और दूसरी, जो शायद और भी बड़ी थी, वो थी राजधानी बदलने की। अब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं, दिल्ली होगी। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम था। सत्ता का केंद्र, व्यापार के गढ़ कलकत्ता से हटाकर सदियों पुराने शाही शहर दिल्ली लाया जा रहा था। लेकिन सोचिए जरा, एक तरफ भव्य दरबार, बंगाल विभाजन को रद्द करना, नई राजधानी, और दूसरी तरफ वो कानून जो देश को धर्म के आधार पर बांट रहा था। अंग्रेजों के ये एकता के इशारे उन विभाजनकारी कदमों के सामने कितने खोखले लगते हैं। और यहीं पर इतिहास एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये सब भव्य आयोजन और घोषणाएं सिर्फ दिखावा थीं, जबकि बंटवारे की नींव तो कानून में पहले ही लिखी जा चुकी थी?